सरकारी जो कंपनियां हैं, काफ़ी कंपनियां आपको अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बढ़ती हुई दूर तक के दिख रही हैं और काफ़ी लोगों के नज़रिए सिर्फ तेज़ी को भांपकर शेयरों के अंदर अपना इन्वेस्ट बढ़ाने की स्थितियां दिख रही है। सरकारी कंपनी की वैल्यूएशन करीब 75 से 80 लाख करोड़ तक की हो गई है। 8-10 दिन से लगातार मैं आपको बचत यानी कि बचाओ यानी कि अपने पैसे को ज़्यादा लगाने की दृष्टि से बिल्कुल अवगत कराया है। ये आप सब भी जानते हो होती है चीज़ें, और प्रॉफिट हमें आ रहा है और हम किसी से पूछ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इसमें से हम पैसा निकाल लें और अपने को बढ़िया कर लें, और वो भी किसी से पूछ के, तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। सर, आपके सामने कुछ चीज़ पड़ी है और वो एक छुपी हुई चीज़ है और उसके बारे में आपको जानना है, तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाद में वो आपको डिसाइड करना है कि उसके अंदर आपको वो चीज़ें करनी है नहीं करनी है ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे, थोड़ी सी जीटीएल इंफ्रा की बात करेंगे, एनएचपीसी और टाटा पावर की, और बात करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी ने क्या हमें दर्शाया है, क्या हमें उन्होंने कुछ बताया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम विचार रखेंगे। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे कल मैंने आपके लिए रामा स्टील के ऊपर कल एक एनालाइज की है, कृपया उस एनालाइज को भी आपको ढंग से समझना पड़ेगा। काफ़ी लोग कहते हैं सर क्या ये हमें बेच देना चाहिए, क्या ये हमें ख़रीद देना चाहिए। देखो सर, मैंने बेचने खरीदने के हिसाब से कोई भी वीडियो नहीं बनाता। मेरा जो भी चीज़ें होती हैं सत्यता को सामने लाना और वो दृष्टि आपके सामने रखना जिस दृष्टि से हम कुछ चीज़ें भाप जाएँ। मान लो सर, आपके सामने कुछ चीज़ पड़ी है और वो एक छुपी हुई चीज़ है और उसके बारे में आपको जानना है, तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाद में वो आपको डिसाइड करना है कि उसके अंदर आपको वो चीज़ें करनी है नहीं करनी है ना। तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इस चैनल का माध्यम सर ये है। तो कल जो रामा स्टील के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है, कृपया उसे समझना है पहले, है ना। तो क्या दृष्टि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लग रही है, उन चीज़ों को देखकर हमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। पिछले 8-10 दिन से लगातार मैं आपको बचत यानी कि बचाओ यानी कि अपने पैसे को ज़्यादा लगाने की दृष्टि से बिल्कुल अवगत कराया है। ये आप सब भी जानते हो। चाहे उदाहरण के लिए मैंने बड़े बड़े विश्लेषकों का सहारा लिया या फिर विजय केडिया साहब जी का सहारा लिया, उन सारी दृष्टि से आपके सामने चीज़ों को रखा और अपनी एनालाइज के थ्रू आपको बताया कि भैया थोड़ा सा मार्केट में हमें संभल कर ही चलना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बाहर की जो भी मार्केट है उससे अपने देश की मार्केट पर उस चीज़ों को धारण करना ये बिल्कुल गलत साबित हो जाता है ना। बाहर में अलग चीज़ें, यहाँ अलग चीज़ें, तो यहाँ की मार्केट को यहाँ के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। और हमेशा कहा है कि जब आपका प्रॉफिट आपके पास आपको दिख रहा है, वो किससे क्यों पूछते हो सर कहाँ पर लेना है। मकसद ये है कि जब हमारे शेयर 20-20, 30-30 रुपये गिर जाएं, फिर वो प्रॉफिट हमारे हाथों से निकले, या तो फिर उसका मलाल ना हो, या तो फिर आपका दृष्टि लॉन्ग टर्म का हो, है ना, लंबे समय का आपकी दृष्टि हो, तब तो चलती है चीज़ें। और प्रॉफिट हमें आ रहा है और हम किसी से पूछ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इसमें से हम पैसा निकाल लें और अपने को बढ़िया कर लें, और वो भी किसी से पूछ के, तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। कल भी 2-4 लोगों से मेरी काफ़ी लंबी बात जो व्हाट्सएप में हुई है, आशा करता हूँ उन्हें वो चीज़ें समझ में आई होगी। भैया मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट है, ये आप समझ लेना, वो ही आपकी अमाउंट को बढ़ा रहा है। जब वो हाथ से निकल जाता है तब उसकी वैल्यू नज़र आती है, और जब वो पास होता है तब किसी और से पूछने की दृष्टि हमारे सामने आती है। तो किसी को क्या पता कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। चीज़ों को समझो कि अगर हमारे सामने बजट की चीज़ें हैं तो उससे पहले गिरावट आ सकती है। ये चीज़ें मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। एक बड़ा इवेंट है और उससे पहले अगर शेयरों के अंदर करेक्शन ना हुई तो ये संभव नहीं होता। भैया जब चुनाव की चीज़ें चल रही थी, 4 तारीख से 2-4 दिन पहले भी मार्केट गिर रही थी, शेयर गिर रहे थे, और फिर 4 में तो गिर ही गए। एक दिन पहले भागा था, वो अलग हिसाब था। लेकिन उससे पहले, इवेंट से पहले कुछ चीज़ों में प्रॉफिट बुकिंग आती है,
और वो आज आपको भी देखने को मिल गई कि 10-10, 20-20 रुपये, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 रुपये शेयर गिरे हैं, और वो आपकी उस मनी को लेकर चले गए जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। तो सबसे बड़ा क्या आ गया? सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉफिट है। और कल भी मैंने आपको कहा था हमारी गलतियों को सुधारने के लिए सिर्फ पैसा ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने लॉस को कवर और मार्केट में टिकने की चीज़ों के साथ आएंगे। पर उसे बचाना तो है ना, और जब तक कि हम बचाएंगे नहीं तब तक के ऐसे ही दृष्टि हमारे सामने से अलग अलग हो जाती हैं। देखो सर, सरकारी जो कंपनियां हैं, काफ़ी कंपनियां आपको अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बढ़ती हुई दूर तक के दिख रही हैं, और काफ़ी लोगों के नज़रिए सिर्फ तेज़ी को भांपकर शेयरों के अंदर अपना इन्वेस्ट बढ़ाने की स्थितियां दिख रही है। तो ये मेरा एक आपको संदेश है कि आप भागती हुई चीज़ों को उसके अच्छेपन से ना समझें कि भैया वो अच्छा हो गया क्योंकि वो भाग रहा है। उसकी वैल्यू भी देखें कि शेयर कहाँ थे और आज वो शेयर लगातार कंटिन्यू भागकर आपको दूर की दृष्टि दिखा रहे हैं। और अधिकतर आपको उधर देखो, उधर सरकारी कंपनियों के ऊपर आपको वीडियो या उसके टारगेट देखने को मिलेंगे, और वाकई उनके टारगेट वो पूरे भी होते हुए दिख रहे हैं। पर आपको तो समझना है कि शेयर तो काफ़ी वैल्यू पर है अभी, यानी कि काफ़ी उसका वैल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी ने खासकर ये चीज़ें अपनी दृष्टि के अनुसार कहा है कि सरकारी कंपनियों के अंदर फ्लोट बढ़ना चाहिए, यानी कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए। समझना मेरी बातों को। अभी सरकारी कंपनी की वैल्यूएशन करीब 75 से 80 लाख करोड़ तक की हो गई है। कितनी बड़ी बात है ये, 75 से 80 लाख करोड़, यानी 75 लाख करोड़ से 80 लाख करोड़ के बीच में सरकारी कंपनियों की वैल्यू हो रही है, उनका मार्केट कैप हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सारी की सारी जल्दबाजी में और उस तरीके की वीडियो से और उस तरीके की न्यूज से और उस तरीके की चीज़ों के अनुसार ये चीज़ें हुई हैं, और अब जो शेयर है काफ़ी ऊंचाई तक हैं। भैया ये हमें दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है, पर चीज़ों को भी समझो कि रामदेव अग्रवाल जी ने कहा है कि सरकारी कंपनियों, अच्छी कंपनियां, उसके अंदर से फ्लोट बढ़ना चाहिए, यानी कि सरकार की जो हिस्सेदारी करीब 75% से या फिर 75% से भी कम, यानी कि करीब 65% तक के हिस्सेदारी होनी चाहिए। और करीब सरकार को ही पहले पहल कर देनी चाहिए, करीब उनको 5 लाख करोड़ तक का इस तरीके से अपनी हिस्सेदारी को बेच देना चाहिए। अब वो हिस्सेदारी किस तरीके से भी बिके, और उन्होंने कहा कि 5 लाख करोड़ तक की हिस्सेदारी तो सरकार को बेच देनी चाहिए, उससे उनको काफ़ी पैसा वापस मिल जाएगा। भैया क्यों है ये? क्योंकि 75 लाख करोड़ से 80 लाख करोड़ तक के बीच मार्केट कैप सरकारी कंपनियों की हो रही है, जहां हम आरबीएनएल हो गया, ये वो इरड़ा, सबके पीछे आंख बंद करके भागे जा रहे हैं। भैया थोड़ा समझो, समझना भी बहुत चीज़ें पड़ेगी। कल ही मेरी जिससे बात हुई, उनको अच्छा खासा इरड़ा में प्रॉफिट था, और उनको जो दृष्टि मैंने दिखाई है शायद उनको वो समझ में आए होंगे। अभी आपको देखने को ये भी मिला है कि फिलिप कैपिटल ने जो एक चीज़ें बताई, वहाँ से लोगों ने इसे उल्टा ले लिया। नहीं, हम तो इसको 450, 500, 350 में देखेंगे। भैया उनकी एनालाइज थी, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों के अनुसार ये चीज़ें बताई हैं, और 56% तक के गिरने की चीज़ें उन्होंने बताई। अब ये 56% की चीज़ें गिरने की है, ये ज़रूरी नहीं होंगी, पर देखने को ये मिला है कि आज की गिरावट को अगर हम देख लें तो अपने हाई से करीब ये 53 रुपये नीचे है, यानी कि 310 का कंपनी ने हाई लगा दिया था इरड़ा ने, और अब ये 53 रुपये करीब का नीचे है। और जिन्होंने 300, 302, 304, 305, 295 में लिया होगा शेयर को, तो आज वो किस स्थिति में होंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि कल को भागेगा नहीं, ये नहीं, मैं एक वजूद बता रहा हूँ कि भाई चढ़ते ही शेयरों की तरफ हमें क्यों देखना है, और जब एक न्यूज़ उसके साथ लगते आ रही है और वो न्यूज़ बड़े बड़े चैनलों पे आ रही है, पर हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। जो अपने को बचाएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो अपने प्रॉफिट को बचाएगा और प्रॉफिट से ही पैसा बनाएगा, वो चीज़ें आगे अच्छा करके जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं विजय केडिया साहब दूर दूर तक के शेयरों को रख देते हैं। क्या शुरुआत में उन्होंने दूर दूर तक के शेयरों को रखे थे? अभी शायद मुझे वो अमाउंट पता नहीं है, करीब 35,000 रुपये या कुछ अन्य कितने भी रुपए होंगे, तो उन्होंने एक कंपनी के अंदर डाले, वो 2-3 गुना हुए, उसके बाद उन्होंने उसे बेचा ही होगा, तभी तो आगे जाके कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो आज उनकी इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो वैल्यूबल क्या चीज़ है? वैल्यूबल अपने को समय पर इन्वेस्टमेंट करवाना,
समय पर अपने को बचाना, अपने प्रॉफिट को बचाना और निवेशित, हर टाइम निवेशित ना होना। ध्यान रखना, एक निवेशित होता है सिप वाला, जैसे आजकल मैं कुछ शेयरों में कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, चाहे वो 10 ही ले रहा हूँ, बड़े शेयर हैं तो, छोटे शेयर हैं 50 ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ, 1.5, पर वो मैं ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ उसको लंबी रणनीति क्या, क्योंकि बाद में भी मार्केट गिरने की दिशा में होगी। तो चीज़ों को समझो। और आज इरेड़ा के शेयर के अंदर भी गिरावट हुई है और करीब 53 रुपये करीब का शेयर अपने हाई से अभी नीचे है। तो यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते थे। और रामदेव अग्रवाल जी की चीज़ें थोड़ा सरकारी कंपनियों की तरफ अगर इस तरीके से उनकी रणनीति कि भाई 5 लाख करोड़ तक की सरकार को ये चीज़ें कर देनी चाहिए, तो ये भी आगे जाकर किस रेट पे होगी वो भी चीज़ सोची जाएगी। फिलहाल तो कंपनी की जो भी सरकारी कंपनी उनकी वैल्यू से ज़्यादा है, वो चीज़ों को समझो। तो वो सारी रणनीति आपके समझ में आनी चाहिए। तो थोड़ा मार्केट को समझना है। भैया महाराष्ट्र से एक न्यूज़ है अजीत पवार और शरद पवार जी की, पूरा खुल के नहीं बताऊंगा, सर्च कर लेना। यूपी से, यूपी सरकार में खींचातानी वाली न्यूज़ है, नहीं बताऊंगा, सर्च कर लेना, कुछ हमें भी सर्च करना चाहिए। अखिलेश जी ने एक ऑफर दिया, वो क्या ऑफर है सर्च कर लेना। ये 3 न्यूज़ चुनावी हो गई हैं। ये 3 न्यूज़ कुछ अलग चीजें कह रही हैं, इसे गहराई से अगर समझो तो ये रणनीतिक माहौल यानी कि चुनावी माहौल फिर से उत्पन्न हो रहा है, जहां पर कुछ चीजें टूटकर कहीं या कुछ अलग फेरबदल, तो ये सरकारों की तरफ चीजों के साथ है। तो ये भी एक अंदेशा मार्केट का हो सकता है। या फिर 23 तारीख में जो होने वाला है बजट, उससे पहले एक करेक्शन, तो कुछ भी मार्केट में हो सकता है। और अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, डाउ जोन इतना हो गया, ये उतना हो गया, नैस्डैक ये वो, भाई चक्रों में मत पड़ो, एनालाइज करने के तरीके देखो। अगर इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हो तो पिक्चर जो आपके सामने उसको देखो ना। तो गिरावट किस तरह से हुई, ये जो चुनावी चीज़ें मैंने बताई, इसे सर्च करना है एक बार बैठ के आप। तो एक तरह से कभी भी व्यू नहीं बनता है ना। तो हो सकता है आज मौके काफ़ी अच्छे हों, क्योंकि भाई आपको पता ही है क्या होने वाला है आगे। तो चीज़ों को समझो सर, गिरावट में घबराना नहीं है और बढ़ोतरी में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं है। तो अपने को बचाकर जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छा हो। तो रामदेव अग्रवाल जी की चीज़ें समझ में आ गई है, फिलिप कैपिटल की वजह से इरेड़ा की चीज़ें समझ में आ गई है। और थोड़ी सी चीज़ें मुझे लोग कह रहे हैं सर जीटीएल इंफ्रा में क्या अब रुपये 70 पैसे का शेयर आ गया सर, अब क्या ऐसे ले लें। भैया मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस शेयर ये मेरे पास भी थे और मैंने इससे काफ़ी दूरी बना ली है। अब जिस शेयर के अंदर मैं, ये शेयर मेरे पहले वाले थे, जिस शेयर के अंदर कुछ हमारे समय जा रहा है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, उतार चढ़ाव में हम परेशान हो रहे हैं, उस शेयर से दूर रहने में ज़्यादा भलाई है। फिर अगर वो हमें मल्टीवे का शेयर दिख रहा है, अगर वो पेनी स्टॉक है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, भाई छोटा सा निवेश करके छोड़ दो। फिर छोटा सा निवेश करके छोड़ो ना, जब आपको अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें, फिर पूछते क्यों किसी से। ₹4.35 के हाई के बाद आज शेयर आपको भी लोअर सर्किट लगाकर दिखा दिया और ₹2.70 का चीज़ें दिखी। कल को फिर गिर जाएगा, फिर भाग जाएगा। ये 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 5, ये सर ये तो सिर में दर्द हो गया हमारे। ये जीटीएल इंफ्रा की जो काम है वो तो बहुत वैल्यूबल है भैया टावर में, और उसका जमाना आने वाला है। पर कंपनी अपनी बैलेंस शीट में तो सुधार करेगी। अगर कोई शेयर भागा ही जा रहा है और बेमतलब भागा जा रहा है, कंपनी के अंदर कुछ वो चीज़ें नहीं है, तो मैं तो उससे दूर रहूँगा, चाहे वो कितना भाग रहा हो। तो जीटीएल इंफ्रा को समझो, समय जा रहा है, समय को बर्बाद मत करो। अगर आज हमने अपने समय की चीज़ों को अच्छा नहीं करा समय पर, कल को यही समय हमें ऐसा चीज़ दिखा देगा कि हम मार्केट से बाहर बैठेंगे और देखेंगे यार हमने गलतियां कर दी हैं। मैं जीटीएल इंफ्रा को बेचने खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बल्कि पेनी स्टॉक की एक दिशा आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों ऐसी चीज़ों के अंदर जाना जहाँ 20 पैसे 30 पैसे में पैसे उतार चढ़ाव हो रहे हो ना। तो अच्छे शेयरों के अंदर, क्वालिटी शेयरों के अंदर अपने दिमाग की अच्छी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। इंडिस टावर के बारे में अगर आपको मैं चीज़ें बता दूं, इसका शेयर अगर आप समझें, जब ये काफ़ी नीचे था तब से मेरी वीडियो बन रही है और मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी नए लोगों को बता रहा हूँ। इंडिस टावर मेरे हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो इसके अंदर आती थी जब ये शेयर काफ़ी नीचे था, और अब शेयर 400 के ऊपर है। तो क्या मैं यहाँ पर भी वीडियो बनाऊँ? तो सर जब चीज़ टॉप पर होती है और उसे हम टॉप पर खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर हम फंसने की चीज़ों के साथ 90% तक आ जाते हैं।
ध्यान रखना मेरी बात। जब भी कोई आपको टारगेट दे किसी भी कंपनी के, एक बार उसके आप हाई देखा करो, फिर उस हिसाब से अपनी चीज़ों को डिवाइड किया करो। भैया मुझे कितना लेना है, कितना बाद में ले सकता हूँ अगर गिरेगा तो। ये कैलकुलेशंस होती हैं, इसको आपको करना पड़ेगा। इंडस टावर में इतनी तेजी के संकेत क्यों? इंडस टावर आपको पता ही है, टावर में एक बड़ी कंपनी हमारे देश की है और आगे भी ये टावरों की चीज़ों को बढ़ाती जाएगी। एयरटेल के आक्रामक रूप से टावर को स्थापित करना, ध्यान रखना, एयरटेल का आक्रामक रूप से टावरों का स्थापित करना। दूसरा, वोडाफोन आइडिया का 4G में विस्तार करना, 5G की चीज़ों को करना। वहाँ पर दोनों का फायदा किसको होगा? इंडस टावर का, क्योंकि दोनों ही ग्राहक जो हैं इंडस टावर के हैं। समझने वाली बात है। तो जहां एयरटेल अपनी चीज़ों को बढ़ाएगा वहां पर इंडस टावर का फायदा, जहां कदम को अपने वोडाफोन 4G में विस्तार 5G की चीज़ों के साथ करेगा तो वहां पर इंडस टावर को फायदा। और इंडस टावर का पहले ही कस्टमर करके बैठा है ये वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। और वोडाफोन आइडिया आपको हर बार देखने को मिलेगा कि जब भी वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ उज्ज्वलता या पैसों वाली चीज़ें आती है तो इंडस टावर खड़ा होता है, क्योंकि उसको चाहिए 5400 करोड़ रुपए अपने। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जनवरी 2023 से 100% प्राप्ति कर रहा है वोडाफोन आइडिया से, जो उसको पैसा देना है किस्तों के अनुसार, जो भी देना है, जो भी इनका डिसाइड है। और ये कह रहा है कि Q3 यानी कि तिमाही में या Q4 में ये इस चीज़ को और बढ़ा देगा, यानी कि वसूली और ज़्यादा करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया अपने और ज़्यादा पैरों के अंदर खड़े होने वाली चीज़ों के साथ है। तो ये जब जब अपने कदमों को एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बढ़ाएंगे तो वहाँ पर चमकता हुआ आपको इंडस टावर दिखेगा। ये एक न्यूज का मकसद है, इसे मैंने अलग तरीके से आपको समझा दिया है। तो इंडस टावर अपनी राह दोनों के बढ़ते कदम से अपने में वृद्धि की आकांक्षा कर रहा है, सोच रहा है। ये न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है। दूसरा आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया जब भी कुछ अच्छी चीज़ें करेगा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इसके अंदर निगेटिव होगा, जब तक कि ये 5G नहीं लाएगा। जियो एयरटेल अपने 5G में विस्तार करते जा रहे हैं और BSNL अपने 4G की चीज़ों को तेज़ी से और 5G के कामों को बताता जा रहा है। तो सबसे पिछड़ता हुआ तो हमें वोडाफोन आइडिया ही दिख रहा है, भले ही FAO हमारे सामने ले आया हो। चीज़ों को समझो। और अब क्वार्टर इसका 1 भी आने वाला है, तो उसकी भी चीज़ों को समझो। तो वहाँ तक के तो हमें वेट करना चाहिए कि भैया अब कैसा इसका क्वार्टर आएगा, अगर आप कुछ चीज़ें देखने चाह रहे हैं। और दूसरा आप समझो कि मई का जो डाटा निकल कर आया है ट्राई के अनुसार, देखो सर मैं कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, पर दृष्टि आपकी दिखा रहा हूँ कि ट्राई का डाटा है मई का टेलीकॉम कंपनियों का, जिसके अंदर जियो और एयरटेल ने संयुक्त रूप से करीब 3.44 मिलियन ग्राहकों को जोड़ा है दोनों ने मिलकर, और जिसमें एयरटेल ने करीब 12.5 लाख कस्टमर जोड़े और सबसे ज़्यादा जोड़े हैं जियो ने, करीब 21.9 लाख कस्टमर जोड़े हैं। यानी कि मई में इतने कस्टमर जो नए हैं और जो टूट के आए हैं, दोनों ने जोड़े। और टूट के किससे आए हैं? देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ट्राई अपने डाटा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो वो ये चीज़ दर्शाता है कि जो ज़्यादा कस्टमर खींच रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और जो अपने कस्टमरों को लूज कर रहा है वो अपने आप में निगेटिव बन रहा है। क्योंकि मई के महीने में ट्राई के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने करीब 9.24 लाख यानी कि 9.24 लाख कस्टमरों को खो दिया है। ये आप समझो कि जहां दोनों के पास 5G है, और अधिकतर आपको देखने को मिलेगा 5G स्पीड के मामले में तेजी होगा, 4G से तेजी है। और 4G के साथ साथ 5G वोडाफोन आइडिया को भी लाना है। भैया ला क्यों नहीं रहा है? समस्या ये है, इसलिए कस्टमर टूट रहे हैं। और जितना देरी है 5G के लिए करता जाएगा उतना ज़्यादा इसके। अभी तो मई में देखो सर कितने टूट गए हैं। तो खुश नहीं होना है हमें किसी भी चीज़ से कि भैया अगर पैसा आ गया तो काम स्टार्ट हो गया, न्यूज आ गई तो बहुत कुछ हो गया। इनसे अगर हम खुश होने लग गए तो हमें कुछ भी नहीं मिलने का। तो वोडाफोन आइडिया एयरटेल के बढ़ते कदम अगर ये टावरों की या अपनी चीज़ों को बढ़ाने में करेंगे तो वहाँ इंडस टावर, जियो और एयरटेल ने कस्टमर खींच लिए, वोडाफोन आइडिया ने लूज कर दिए। चीज़ों को समझो। तो वो सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी।
तो एक चीज़ आप ये समझो कि सरकारी जो इमारतें होती हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्रालयों में हो या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में हो, वहाँ पर पहले जो बिजली आपको देखने को मिलती थी वो तारों के अनुसार, चाहे वो थर्मल पावर या गैसी किसी भी तरीके से वो बिजली जाती थी। तो वो एक ऐसी बिजली थी जिससे प्रदूषण, यानी कि आपको पता है कि कार्बन मुक्त जो ये चीज़ें होने वाली हैं, वहाँ पर ग्रीन एनर्जी ज़्यादा बढ़ावा करता जा रहा है। टाटा पावर की एक सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने सरकारी इमारतों के छतों पर रूफटॉप लगाने की योजना के साथ किसके साथ हाथ मिलाया है? एनएचपीसी की रिन्यूएबल एनर्जी शाखा के साथ, यानी कि उसकी भी एक एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी एक कंपनी है। तो दोनों टाटा पावर एनएचपीसी जब अपनी कंपनियों के साथ सरकारी इमारतों में, आप देखो कितनी सरकारी कंपनियां हैं, यानी सरकारी ऑफिस कितने सारे हैं, उसकी छतों में जब रूफटॉप लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है? एक तो सोलर पैनल, सोलर की चीज़ें, तार, उसके बाद बैटरियां, ये सारी की सारी फोकस में रहने वाली हैं। और टाटा पावर कह रहा है कि भाई इस काम को ये 100% 2025 तक पूर्ण कर देगा, सौरकरण ये पूरा कर देगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ये वर्क किया जा रहा है ये हरित ऊर्जा के फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी के लिए किया जा रहा है। 2025 तक कर देगा। भाई 24 तो चल रहा है, 25 होने वाला है, तो 2 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें करेंगे। और ये सरकारी छतों के ऊपर जब इस तरीके से चीज़ें लगेंगे तो ये छोटा काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है हरित ऊर्जा को, और वो टाटा पावर और एनएचपीसी की सहायक कंपनियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो कैसी न्यूज़ लगी है आपको? तो सर शेयर प्राइस तो आज 4 गिरे, 5 गिरे, 10 गिरे, वो तो किसी भी माध्यम से गिर सकते हैं। एक वैल्यू होती है शेयरों को रखने के लिए, और वो वैल्यू अगर किसी को नज़र आ जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो टाटा पावर एनएचपीसी अपने कदमों को अपनी हिसाब से तेजी की तरफ शोर पर बढ़ा रहे हैं, और सरकारी इमारतों के ऊपर जब ये चीज़ें होंगी तो ये बेस्ट वर्क होगा। जीटीएल इंफ्रा के अंदर क्यों हमारी दृष्टि इस वजह से पड़े कि यही शेयर हमें करोड़पति बनाएगा, बल्कि सोचो अगर अच्छा ही इसके अंदर मन लग रहा है तो उतना निवेश जितना डूबने का खतरा ना हो। वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर को लूज करता जा रहा है, जियो एयरटेल बढ़ाता जा रहा है। इस चीज़ से आपको समझो क्या बेनिफिट किसको या क्या नुकसान किसको होने वाला है। इंडस टावर के बढ़ते कदम एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के विस्तार से ही वो देख रहा है, ये चीज़ें भी आप समझो। इरडा के अंदर जो एक न्यूज़ निगेटिव आई थी उसने शेयरों को तोड़ दिया, पर आज की जो गिरावट है ये तो सारे ही शेयरों में थी, ये भी आपको समझकर चलना है। फिर भी अपने पैसे और अपनी चीज़ों को अलग तरीके से देखना है। रामदेव अग्रवाल जी ने जो पीएसयू यानी सरकारी कंपनियों के अंदर अपनी जो नज़र को रखी, आप उसको भी एक वैल्यूबल चीज़ें समझिए, और ये अलग तरीके से आपकी रणनीतियाँ हैं। विजय केडिया साहब की रणनीतियाँ, मैं निवेशित नहीं होऊंगा, नया पैसा जो अभी इस तरह की मार्केट चल रही है तो इसकी भी कोई वैल्यू है, ये आगे और जाके हमें समझ में आएगी। और जो मार्केट गिरी है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब इनमें से कौन सी इफेक्ट मार्केट गिरने में डाल रही है ये तो अलग बात है, पर हमें देखना है कि 2024 का बजट जो है 23 तारीख को आने वाला है, तो वो दृष्टि भी। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है भैया। मैं वीडियो जो बनाता हूँ तथ्य फैक्ट के अनुसार बनाता हूँ, और टारगेट से आपको बचाकर चीज़ों को समझाने पे वर्क करता हूँ। तो सर चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।